नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं क्रांति की धरती बिहार में आया हुआ हूं और हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार की सत्ताधारी दल राजद गठबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बड़े नेता प्रोफेसर रामबलि सिंह चंद्रवंशी जी हैं। और रामबलि सिंह चंद्रवंशी जी उस राजनीति को फिर से कर रहे हैं, जगा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जिस समाज को बेचकर भाजपा जैसी पार्टी देश की सत्ता में 100 साल 50 साल शासन करने का दावा करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस अति पिछड़े समाज की जो भारत के सभी राज्यों में अति पिछड़े समाज के हक हुकूक को लगातार दबाया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि जिस बिहार में पहली बार कर्पूरी ठाकुर नाम के ओजस्वी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, उन्होंने राजनीति की और उत्तर भारत में पहली बार उन्होंने कोटा राजनीति की नींव डाली। उसी कर्पूरी ठाकुर के राजनीति के खुद को अनुयायी बताने वाले लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अति पिछड़ों को उनका हक पूरी तरह मिल पाया है या नहीं, इसी मुद्दे पर आज हम प्रोफेसर रामबलि सिंह चंद्रवंशी सर से बात करेंगे और समझेंगे कि सर कैसे नेतृत्व कर रहे हैं और सर किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं और उन चुनौतियों का हल सर की दृष्टि में कैसे किया जा सकता है। सर, आपका मेरे इस चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही कीमती वक्त अपना दिया। प्रोफेसर रामबलि सिंह चंद्रवंशी जी पटना विश्वविद्यालय, जो बिहार का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं और राजद में जितने भी लगभग नेता हैं उन शीर्ष नेताओं में सर का नाम अग्रणी है। सर, आपसे पहला सवाल है कि एमएलसी के नाते आप 2020 में राजद ने जब आपको एमएलसी बनाने का निर्णय लिया, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? आप बहुत खुश हुए व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर, या छात्र जीवन से आप जो आंदोलन कर रहे थे आपको लगा कि उसको नेतृत्व करने का एक मौका मिलेगा? देखिए, राजनीति में तो या सामाजिक जीवन में हम लोग बहुत पहले से हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों को अवसर बहुत बाद में मिला। आज से बहुत पहले 20, 25, 30 साल पहले ही हम लोग ये अवसर प्राप्त होना चाहिए था, तब समाज को हम लोग सेवा करने में ज़्यादा कारगर होते। फिर भी विलम्ब से ही अगर मुझे मिला है तो मैं उस समय ही समझ रहा था या आज भी समझता हूँ कि जिन वर्गों के एवज में मुझे प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने यह मौका दिया, सुअवसर दिया, तो मैं भी अपने जितनी ताकत है उस ताकत का प्रयोग करते हुए उन वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करूँगा। और मेरे आज भी और पहले भी मेरे राजनीति में आने के पूर्व मैं अपना आदर्श मानते रहा हूँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। और आज के राजनीति में तो वैसा व्यक्ति पैदा लेना दुर्लभ है जिन्होंने अपनी मूल्यों को चुकाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे और महज 3-3.25 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई दाग, कोई उंगली उन पर नहीं उठा सकता है। और काम वैसा ऐसा किए कि बिहार की राजनीति जब तक वो जीवित रहे तब तक बिहार की राजनीति चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे, बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहें। वैसे महामानव जननायक कर्पूरी ठाकुर को मैं अपना आदर्श मान करके आज भी चलता हूँ और पहले भी मानते रहा हूँ। सर, 2020 में जब आपको एमएलसी बनाया गया था तब जाति सर्वे, बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई थी। अब तो जाति सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और उस जाति सर्वे के आधार पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के मन में यह बात है कि उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन
आपकी राय, जो घूम घूम कर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अति पिछड़ों को, खासकर जो दबा हुआ कुचला हुआ समाज है, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि नीतीश जी अति पिछड़ा, जो 36% अति पिछड़ा आबादी जो जाति सर्वे में आया है, उसके दम पे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री बनने की बात तो बाद की बात है। प्रधानमंत्री का देश में जो संसदीय परंपरा है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता नहीं है, होता तो है सांसदों का चुनाव। अब सांसद जीत करके फिर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तब माननीय नीतीश कुमार जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की वजूद इतनी नहीं है कि प्रधानमंत्री बन सके, लेकिन पार्टी पोस्ट पोल अगर ये नौबत आती है तो फिर इस तरह की बातें की जा सकती है। अभी से ये बातें करना कि इस आबादी के बदौलत माननीय नीतीश कुमार जी को या माननीय कोई और नेता को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना, कहीं से भी मैं इसे सत्य से थोड़ा दूर समझता हूँ। अति पिछड़े के मुद्दे पर आप अचानक से, मैं हो सकता है गलत हो सकता हूँ, अचानक से बिहार के राजनीति के केंद्र में आ गए हैं अति पिछड़े के मुद्दे पे, क्या कारण है इसका? कि अचानक तो इसको मैं नहीं कह सकता। मैं तो अति पिछड़ों की लड़ाई जब से होश संभाला हूँ, समाज और अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते रहा हूँ कई समस्याओं पर। लेकिन देखेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में जब ये आरक्षण लागू की थी मुंगेरी लाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में, उस समय अति पिछड़े वर्ग की जातियों की संख्या थी लगभग 94। लेकिन आज ये संख्या बढ़ते 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 ये सुरसा की तरह बढ़ते चला जा रहा है। और माननीय लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री रहे तो लगभग 20 जातियों को इन्होंने अति पिछड़ा वर्ग में जोड़ने का काम किया। फिर माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए तो लगभग 15 जातियों को इसमें जोड़ने का काम किया। लेकिन 2015 में तब हद हो गई जब अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ, 3 जातियों को मैं नाम भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि तेली, तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा में जोड़ देने से अति पिछड़ा जो है आज है आरक्षण जो है उनका अर्थहीन हो गया। जिस तरह से बकरी के बाड़ में अगर किसी शेर को डाल दिया जाए तो कोई बकरी बचेगा नहीं, उसी तरह के हालात आज है। मूल अति पिछड़ा जिनकी कल्पना जननायक कर्पूरी ठाकुर ने की थी, उनके अति पिछड़ों की आज हालत हो गई है। और इसकी लड़ाई को मैं बार बार उस समय आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को मैंने कहा था। लालू प्रसाद जी के कहने पर भी मैं गया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से जब मैं किसी तरह हार गया तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, मैं वहाँ मदद करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी तक लंबित है। बावजूद इसके बात नहीं बनी तो मैं जनता की अदालत में जन आंदोलन के रूप को इसको दिया, और आज भी मैं आंदोलित हूँ। इसी वजह से राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, एक पता नहीं किस एंगल से राष्ट्रीय जनता दल के नेता इसे लेते हैं, उनको नागवार गुजरा। और माननीय नीतीश कुमार जी को क्या गुजर रहा है। नीतीश कुमार जी तो व्यक्तिगत तौर पर जब हमसे बातें हुई तो उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा कि हमसे यह गलती हो गई है। तो जब गलती हो गई है तो इसको आज तक 8 वर्ष लग गए, इसको अभी तक करेक्शन नहीं हुए। इसलिए मुझे चिंता होती है कि 8 वर्षों में जो इन मूल अति पिछड़ों की जो हकमारी हुई है, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा। इसलिए मेरा आज भी सवाल है कि जब तक इन मूल अति पिछड़ों से तेली, तमोली, दांगी को निकाल नहीं दिया जाता है और इसके सहित और चरमाचार मांगे हैं, इस पर मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से 110 किलोमीटर की पदयात्रा किया है। और पदयात्रा करके रास्ते में हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों को यह बताते हुए पटना में मिलर स्कूल के मैदान में 7 अक्टूबर को अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन का भी आगाज़ किया था। और उसमें सरकार सहित सारे राजनीतिक दलों को हमने चेतावनी दिया था कि आप समय रहते तेली, तमोली, दांगी सहित 4 सूत्री मांगे हैं, वह मान ली जाए, और अगर नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे। और फिर अगला जो चुनाव होगा उस चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के लोग अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, और तब इनकी जो हकमारी कर रहा है उससे इन्होंने 2-2 हाथ करने का फैसला किया है। और उसी लड़ाई के तहत मैं, उसी आंदोलन के तहत मैं आज भी आंदोलनरत हूँ और इस लड़ाई पर कायम हूँ। लेकिन पता नहीं, इधर विगत कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मुझे
एमएलसी की सदस्यता से हटाने का नोटिस दिया। एमएलसी की सदस्यता कितने दिनों पहले की बात है सर? लगभग 1 डेढ़ महीने हो गए हैं। 1 महीने से मामला लंबित है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि न मैं दल का कहीं विरोध किया, न दल का नेता का विरोध किया, न दल के नीतियों का विरोध किया। मैं तो दल से, और चूंकि दल आज सरकार में है, तो सरकार से यह मांग करता हूं कि तेली तमोली दांगी को आप क्यों नहीं विचार करते हो निकालने के लिए। उनके हकमारी जब हो रही है मूल अति पिछड़ा की, लगभग 110 जाति बनाम 3 जाति की ये मामला आ गया है, तो 110 जाति जो आज बिल्कुल हाशिए पर है, उनकी दशा को देखते हुए उनको निर्णय करने चाहिए, या जो मैंने सवाल उठाया है उस सवाल को समाधान करने के दिशा में उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि सवाल उठाने वाले लोगों को ख़त्म करने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने सदस्यता से ख़त्म करने का अभियान चलाया। लेकिन मुझे इस पर आश्चर्य होता है। मैं आज भी, चूँकि जिस सवाल को मैंने उठाया है उस सवाल पर अगर सदस्यता मेरी जाती है या ख़त्म करने का कुत्सित प्रयास होते हैं, तो इससे मुझे कोई गम नहीं होगा। आज भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक सदस्यता नहीं, आगे भी कितनी सदस्यता भी अगर कुर्बानी देना पड़ेगा, तो मैं इन मांगों के लिए सदस्यता देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सदस्यता का सवाल इन मांगों से कहीं इत्तेफाक नहीं रखता है। पता नहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व क्यों नहीं इस पर विचार करती है कि आखिर मैं 110 जातियों का, जो आज के आंकड़े भी आए हैं, उस आंकड़े से भी पता चलते हैं कि आज भी 110 जातियां जो है वह समाज के मुख्य धारा में नहीं है, राजनीति के मुख्य धारा में नहीं है, नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन अत्यंत चिंतनीय है। तो ऐसे लोगों के मुख्य धारा में लाने का ही जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह सपना था, या जो समाजवादी आंदोलन के जनक रहे हैं कई हमारे पुरखे, उनका यह सपना था। उस सपना को साकार करने की दिशा में मैं जब आगे बढ़ रहा हूं, तो राष्ट्रीय जनता दल के या किसी नेता को अगर ये नागवार गुजर रहा है तो उसकी चिंता, उसकी फिक्र मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं अपने कारमा को आगे लेकर के बढ़ूंगा। इसकी परवाह मैं नहीं करूंगा कि मेरे इस अभियान से कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, किनको क्या क्षति हो रही है और किनको क्या आपत्ति हो रही है। राजद और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की सरकार के बारे में छवि है बनाई गई है, अखबारों में आए दिन छपते हैं कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ों का योगदान कम से कम सरकार को बने रहने में बहुत बड़ा है, और अति पिछड़े नेताओं के पास इतनी जनसंख्या है और वे प्रतिबद्ध हैं कि वे किसी भी सरकार के साथ, जिस सरकार के तरफ झुकते हैं, उनकी सरकार न केवल बनती है बल्कि चलती है। लेकिन ऐसे में अति पिछड़े जो समाज के नेता हैं, जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, वो फिर भी मुख्यमंत्री कर्पूरी जी के बाद नहीं अभी तक बन पाए हैं। सर, राजद जदयू जैसी पार्टियां जो अति पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी घोषित करती है अपने को, लेकिन वहां कोई अति पिछड़े नेता का कोई बड़ा नेतृत्व नहीं दिखता है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इसको अगर थोड़ा मैं और व्याख्या करूं तो कर्पूरी के अति पिछड़े और हाल के दिनों में यानी 2015 में जो जातियां शामिल हुई है, उसमें मैं नीतीश के अति पिछड़ों का एक नोमेनक्लेचर दिया हूं कि किस तरह से नीतीश के अति पिछड़ों ने कर्पूरी के अति पिछड़ों पर ये भारी पड़ रहे हैं। उसका उदाहरण के तौर पर मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी बिहार में पंचायती राज जो है, उसके तहत जो आरक्षण प्रदत्त है अति पिछड़ों को, उसमें 20% आरक्षण के तहत पूरे बिहार में 17 जो है मेयर का पद यानी महापौर, नगर निगम के महापौर का पद है। उस 17 पदों में से 3 पद जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ईबीसी के लिए आरक्षित है। लेकिन उन तीनों पदों पर तेली जाति के समुदाय से ये आ गए, यानी नीतीश के अति पिछड़ों ने कर्पूरी के अति पिछड़ों को पटकनी दिया। और 3 ही नहीं बल्कि समान श्रेणी की भी 4 सीटें थी, उस पर भी तेली जा कर के विराजमान हो गए। दूसरा जो पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जिला परिषद अध्यक्ष का पद। बिहार में 38 ज़िले आते हैं, सभी को पता है,
38 जिले में से आज की तारीख में 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद आरक्षित था अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन उस 8 में से 7 जिला परिषद के अध्यक्ष के पदों पर आसीन हो गए नीतीश के अति पिछड़े, जो 2015 के हाल के दिनों में आए। और जो कर्पूरी ठाकुर के जो अति पिछड़े हैं, जो 1978 से आज तक आ रहे हैं, उनको एक मिला। वह भी कहाँ का? सीतामढ़ी का अदिति कुमारी, एक महिला है, वो ये जो है जाति की, क्या कहते हैं उसको, जो माला उला बनाते हैं, माली समाज की आती है अदिति कुमारी। उसको भी सिर्फ नाम की है। जब मैं सीतामढ़ी गया तो सीतामढ़ी में वो महिला कही कि मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो मैं कहा कि चलो मैं आपके घर चाय पी लूँगा, वहीं बात कर लेंगे। जब चाय पीने के क्रम में वो महिला जब हमको बताई कि मैं सिर्फ नाम का इस कुर्सी पर हूँ अध्यक्ष, और काम के दूसरे एक जादव जी हैं, तो मेरी ज़मीन खिसक गई। इसलिए खिसक गई कि यह जो लोकल व्यवस्था में सिर्फ उनको पद दिया गया, चूँकि वह पद आरक्षित था, बाकी काम सब वही करे। यानी आज के 46 वर्षों के बाद भी जननायक कर्पूरी ठाकुर यह कल्पना नहीं किए होंगे कि मेरे कोटा वाला आरक्षण देने के बाद, आपने सही कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कैटेगराइजेशन की जो आरक्षण है, कोटा की जो आरक्षण है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया। उनका उस समय सपना रहा होगा कि इन वर्गों को मुख्य धारा में लाने में यह बड़ा कारगर होगा। लेकिन आज 46 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज आरक्षण में इस तरह की स्थिति रहेगी, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में मैं आज देखता हूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या अति पिछड़ा, जो आज 36% की आबादी का सबसे बड़ा ब्लॉक है। बिहार में 4 ब्लॉक है। एक ब्लॉक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का है, जिसको हम लोग लगभग 20% के आसपास है। दूसरा ब्लॉक बीसी का है, जो 27% के आसपास है। तीसरा ब्लॉक है सामान्य श्रेणी का, जो 10.5% का है। और चौथा ब्लॉक है जो 36.01% का है, सबसे बड़े आबादी का ब्लॉक है। और सबसे पीछे सत्ता और शासन में आज भी ये हाशिए पर है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी आबादी को जो मुख्य धारा में नहीं है, उसको लाने के लिए सरकार की राजनीति की कदम उठाए जाने चाहिए, न कि उसको और पीछे ढकेलने की। और मेरा जो आंदोलन है उसको मुख्य धारा में लाने का आंदोलन है, न कि उनको पीछे ढकेलने का। वैसी स्थितियों में भी अगर सरकार नहीं सुन रही है, इसीलिए मैं इसे चिंता का विषय मानता हूँ। आप पर मुख्य आरोप, मैंने बहुत सारे राजद समर्थकों से बात की और राजद के जो छात्र नेता हैं उनसे भी बात की। कोई बड़े राजद के जिम्मेदार जो पद पर हैं, अभी तक उनसे बात नहीं हुई है आपके मुद्दे पर। अखबारों में भी है कि रामबलि सिंह चंद्रवंशी जी को यादवों ने, यादव की पार्टी ने दिल खोल कर समर्थन किया। वो रोड पर थे, राजनीति कर रहे थे, सड़क पर राजनीति करते थे, और उनको सदन में पहुंचाने का काम राजद ने किया। लेकिन रामबलि चंद्रवंशी जी महत्वाकांक्षी हो गए हैं और राजद के खिलाफ ही आक्रामक हो गए हैं। ऐसा है क्या? अभी पता नहीं कौन लोग कहते हैं, लेकिन इस पर आप सोचिए कि मुझे अगर एमएलसी का, अपर हाउस का सदस्य बनाया गया, किसके कारण? कि अब मेरी जातियां जो है, जिसकी आबादी आज भी 1.67% है, तो वह जातियां राष्ट्रीय जनता दल के साथ रही है। आप उसको एक भी विधानसभा में टिकट नहीं देते हैं और उसका वोट लगातार आप लेते हैं। उस वोट के बदले में आप अगर हाउस में रिप्रेजेंटेशन दिया है तो आप उसको कृपा मानते हैं। यह कृपा को वापस लेना चाहिए। आप उसको हिस्सेदारी नहीं समझते हैं कि इतने वोट के एवज में, या पूरे अति पिछड़े की बात अगर करें तो 36% के एवज में आज बिहार विधान परिषद सदन में 14 सदस्य हैं राजद के। 14 सदस्य में से एकमात्र अकेला अति पिछड़ा का सदस्य के रूप में अगर मैं मनोनीत हुआ या मैं नियुक्त हुआ, तो इस पर अगर राष्ट्रीय जनता दल को यह गलतफहमी होती है कि मैं इन पर कृपा किया हूं, तो वैसे कृपा को राष्ट्रीय जनता दल को अविलंब वापस कर लेना चाहिए। मैं इसे कृपा नहीं, भागीदारी समझता हूं, हिस्सेदारी समझता हूं। और हिस्सेदारी और अधिक होनी चाहिए, वो तो बहुत कम है। अगर 14 में 1 है
तो आप समझ सकते हैं कितना % है। हम आबादी में इतने हैं और रिप्रेजेंटेशन में इतने हैं, इसके बावजूद भी अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को यह गलतफहमी आती है कि मैं सिर्फ इनका वोट लूं, इनकी भागीदारी नहीं दूं, इनकी हिस्सेदारी कहीं पर नहीं दूं, तो वैसे राजनीति और सामाजिक न्याय का नारा कितने दिनों तक चलेगी। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं फासिस्ट और वो शक्तियों को मैं नष्ट करना चाहता हूं, और दूसरे तरफ अपने दामन में झांकने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की सामाजिक न्याय की बात करते हैं, किस तरह की लोकतंत्र की बात करते हैं। और अगर जब तक आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, आप A to Z की बात करते हैं, A to Z का मतलब क्या होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी अगर संख्या है तो यह 36% वाला ब्लॉक आज इतने दिनों से अनरिप्रेजेंटेड क्यों नहीं है, क्यों है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। न कि ये हम पर कृपा करने की ज़रूरत है। हम कृपा करने की बात कहाँ कहते हैं, हम तो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, आज भी तनख्वाह मैं लेता हूँ प्रोफेसरी वाला, विधायकी वाला तनख्वाह मैं नहीं लेता हूँ। और मेरा राजनीतिक में बहुत लंबा रहा है। मेरे पिताजी JP मूवमेंट में मीसा में 17 महीना जेल गए थे, उस समय उनको टिकट नहीं मिली, चुनाव नहीं लड़े। तो मेरा तो राजनीतिक परिवार और सामाजिक परिवार बहुत दिनों से योगदान रहा है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते रहे हैं, उस ज़माने से आ रहे हैं। इसलिए कोई कृपा की बात नहीं है, हिस्सेदारी की बात करना चाहिए। और कृपा की वाली बात जो है अब राजनीति में कहीं से नहीं बनने की बात है, नहीं चलने की बात है। इसलिए ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनको अपने अंदर कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। अति पिछड़ी जातियों पर एक बहुत बड़ा आरोप है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से अति पिछड़ी जातियों पर सबसे बड़ा आरोप है कि अति पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में भाजपा वोटर हो गई है। और इसको बहुत ही तेजी से फैलाया जा रहा है कि प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जैसे नेता कहीं ना कहीं इस फिराक में रहते हैं कि अपनी पार्टी में बगावत का सुर तैयार करो, तो या तो कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट मिलेगा, और नहीं तो भाजपा में न्योता मिलेगा और भाजपा में बड़े पद पर जाएंगे। ऐसा भी आरोप चल रहा है, इस पे क्या कहना? अब इस तरह के आरोप में तो मुझे कोई दम नहीं आता है। मैं तो उस मंडल कमीशन के भी दौर का याद करूंगा कि मंडल कमीशन के हीरो मसीहा बिहार में जब शरद यादव आए थे, उस रथ पर सवार हुए थे, उस रथ में मैं भी गया था। और रास्ते में मैंने शरद जी से भी कहा था कि माननीय शरद जी, जो मंडल कमीशन के एक मेंबर बाद में जो बने थे LR नायक, उनकी अनुशंसाओं का भी ख्याल लागू करने में किया जाए। उस समय शरद यादव जी की टिप्पणी क्या थी कि अरे यार, पहले थाली में खाना तो आने दो, खाना आएगा तब ना हम लोग बांटने की बात करेंगे, अभी थाली में खाना आया नहीं और तुम बांटने की बात करते हो। लेकिन आज उसी मंडल कमीशन को लागू हुए 33 वर्ष 32 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक थाली से क्या खाना बटी? नहीं बटी। इसी का परिणाम हुआ कि आज 2017 में रोहिणी कमीशन बनानी पड़ी। नहीं तो रोहिणी कमीशन की ज़रूरत क्या थी? मुट्ठी भर लोग जो थे उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर वर्गीकरण सोपानीकरण किया गया होता, कोटा दिया गया होता, तो ये रोहिणी कमीशन की ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो अंतिम पौधान पर बैठे हुए लोग हैं, और चाहे जिनकी जितनी संख्या है, उस संख्या के अनुपात में सबको भागीदारी दी जाए, तब जा कर के सामाजिक न्याय असली पूरा होगा। और ये जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनने से, या एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने से, या एक व्यक्ति को कोई MP बनने से बात पूरी नहीं होती है। इसलिए मेरी लड़ाई तो है कि संख्या के मुताबिक में उनको भागीदारी मिले, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उस आंदोलन के लिए हम लोग निकले। रोहिणी कमीशन को मूलतः भाजपा का एजेंडा के रूप में पूरे देश में विपक्ष फैला रही है, और आप जैसे नेता जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी समाज से भी हैं, रोहिणी कमीशन का समर्थन कर रहे हैं, तेजी से उस पर वाद विवाद कर रहे हैं और रोहिणी कमीशन को लागू करने की मांग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप भाजपा के एजेंडे को मजबूत नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए धर्मराज जी, ये रोहिणी कमीशन 2017 में बनी। मैं इसको आज तक का सबसे महंगा कमीशन मानता हूँ। रोहिणी कमीशन को मात्र 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन लगभग 13-14 बार इसको विस्तार मिला। आज 14 बार विस्तार करने के बाद जा कर के रोहिणी कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट की माननीय राष्ट्रपति महोदया के यहाँ, वो सर 31 दिसंबर को। आज रिपोर्ट वह क्या है, यह सार्वजनिक भी नहीं किया है।
और मैं तो मांग करता हूं कि सार्वजनिक हो रिपोर्ट, और रिपोर्ट में कम से कम तो ये बात तो सामने आएगी कि जो पिछड़े वर्ग का एक मुफ्त जो आरक्षण मिल रहा था, जिससे कुछ जातियों तक सीमित था आरक्षण का लाभ, उससे कम से कम कुछ निजात मिलेगा, नीचे स्तर तक जाएगी। और आज भारतीय जनता पार्टी को मैं तो कटघरे में खड़ा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, रोहिणी कमीशन तुमने 2017 में बनाया, तो आज इसको रिपोर्ट को सार्वजनिकरण करने में या फिर रिपोर्ट को लागू करने में पीछे क्यों हट रहे हो? तो ये तो मैं भाजपा के खिलाफ जाता हूँ। इसीलिए मेरा जो 5 सूत्री मांग है, तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करने सहित 5 मांग, उसे एक 5 मांग में से रोहिणी कमीशन भी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को मैं इसके लिए दोषी करार देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करता हूँ कि जितनी जल्दी हो रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लागू करे, और बदले में इन दलों को भी जो सामाजिक न्याय के अपने को पक्षधर मानते हैं, इन दलों से भी मांग करता हूं कि आपका रोहिणी कमीशन पर आपका स्टैंड क्या है, इस पर भी क्लियर कीजिए। तब जाकर के पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी, कि किनको मन में क्या है इस रोहिणी कमीशन के प्रति, या फिर निचले पंक्ति में जो बैठे हुए जातियां हैं, जो अनरिप्रेजेंटेड हैं, उनके प्रति आपके मन में क्या है। प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी बेबाकी और प्रखरता से अति पिछड़ों के हक हुकूक की बात करने के लिए जाने जाते हैं। आखिर साफ साफ वह कौन सी बिंदु है जिसके कारण राजद आपसे नाराज हो गई, राजद पार्टी नाराज हो गई और उन्होंने सीधा एमएलसी को खारिज करने का प्रस्ताव उन्होंने दे दिया और आपको नोटिस दे दिया? देखिए, राजद में रह करके मैं राजद के बल्कि जो संरचना है, जो सामाजिक न्याय की बात है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, उस धारा को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया हूँ। और इसी नाते मुखर होकर के पार्टी संगठन के कई फोरम पर, नेशनल काउंसिल में भी मैंने बड़ी प्रमुखता से अपनी बात रखी थी, और मेरे बात रखने का परिणाम था कि राष्ट्रीय जनता दल में संगठन में 28% अति पिछड़ों को आरक्षण मिली थी। उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग मेरी भाषण को बड़ा ही दूसरे ढंग से देख रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर मजबूत करना है तो निश्चित रूप से जो अति पिछड़े वर्ग के लोग आपसे जो दूरियां बनाए हुए हैं, उनको समझना होगा, उनके बीच में जाना होगा, उनको भागीदारी देनी होगी, इस बात का वकालत करता था। आज भी जब सरकार में राष्ट्रीय जनता दल आई तो मैं इसकी वकालत करता हूं। और तेली तमोली दांगी का जो मामला है, यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस मामले को मैं कैसे दरकिनार कर दूं। आज किसी भी, चाहे गांव गिरेबान में रहते हो या शहर के किसी इलाके में रहते हो, उनसे पूछिए कि आज अति पिछड़ों की तेली तमोली दांगी को लाने से लगभग 60 से लेकर कहीं कहीं 90% हकों की हकमारी हो रही है 110 मूल जातियों के साथ। तो ऐसे सवालों पर अगर रामबली सिंह चुप रहे तो इसका मतलब होता है कि अत्यंत पिछड़े के हितों के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसा खिलवाड़ मैं कम से कम जीते जी नहीं कर सकता। और चाहे मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, चाहे मैं दल की सदस्यता रहूं या न रहूं, लेकिन जो अति पिछड़ों की जो मूल समस्या है, उस समस्या पर मैं अपनी बात बेबाकी से रखते रहूंगा और रख रहा हूं। आपको जब एमएलसी से एमएलसी सदस्यता से खारिज करने का नोटिस दिया गया, राजद ने अपने अंदरूनी संरचना के हिसाब से आपको अपनी बात, अपने पक्ष को स्पष्ट करने का मौका दिया? कोई मीटिंग हुई जिस पे आपको बुलाया गया और आपसे साफ करने को कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, राजद के नेता जो हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, कई बार उन्होंने हमें फ़ोन किया। जब मैं आंदोलनरत था इस कार्यक्रम को लेकर के, तो उन्होंने कई बार प्रयास किया कि आप आंदोलन को रोक दीजिए। मैं कहा कि मैं आंदोलन जो है 2015 से स्टार्ट किए हुए हूँ, और मैं आपको मिल करके आपको सारे चीज़ों को समझा देता हूँ। मिलने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिल पाए, तो नहीं मिल पाए तो मैं अपना आंदोलन चला रहा हूँ। तो इसलिए मैं समझा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मेरी इस सवाल को समाधान करने के दिशा में सीरियस नहीं है, और अगर सीरियस होते तो आज भी कोई देर नहीं हुई है, आज भी बुला करके टेबल पर बैठा है। मैं तो नीतीश कुमार जी के सरकार से एक बार नहीं 1 दर्जन बार आग्रह किया हूँ कि आपसे हमारा डेलीगेशन मिलना चाहता है।
हमारा जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ आंदोलन चल रहा है, वो आपसे मिल कर के बात करना चाहता है। आप सरकार में हैं कि आप आज भी इस पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद अगर लगता है कि मेरी मांगे नाजायज़ है तो मैं उसी दिन बिना शर्त वापस ले लूँगा। लेकिन मेरे पास आंकड़े जो हैं, मेरे पास जो सच्चाई है, उस सच्चाई के साथ मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ कि सरकार पीछे भाग रही है उन समस्याओं पर चर्चा करने से, उन समस्याओं को समाधान करने से। इसलिए मुझे विवश होकर के आंदोलन पर जाना पड़ा। आप बहुत मेहनत से, आप जैसे बुद्धिजीवी नेता इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि उस बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिलती है जहां पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सफलता साफ साफ नहीं मिल पाई है, भाजपा सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है। आपको डर नहीं लगता है कि आपका एमएलसी पद आपसे 2-3 साल 2020 में आप बने और अभी खारिज कर दिया जाएगा? बहुत सारे नेता लोग तो कई टर्म बने रहते हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? अब मैंने तो शुरू में कह दिया कि हमारे आदर्श जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति किए होते तो 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, 40 साल तक मुख्यमंत्री बने होते। लेकिन कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने आदर्श के साथ समझौता नहीं किया, अपने असूलों के साथ समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री रहे या न रहे, कभी कभी तो विपक्ष के नेता की भी कुर्सी गंवानी पड़ी, अपेक्षित संख्या के बावजूद भी उसकी परवाह नहीं किया। तो मैं अगर कर्पूरी ठाकुर की अनुयायी हूँ, कर्पूरी ठाकुर तो नहीं बन सकता, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बताए पर मार्ग पर चलने के लिए जब मैं कृत संकल्पित हूँ तो ऐसे एक नहीं, 1 दर्जन कुर्बानी भी देने के लिए आगे भी तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। साथियों, हम बात कर रहे थे बिहार में सत्ताधारी दल राजद जदयू गठबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, राजद के कोटे से एमएलसी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, जो अपनी बेबाकी के लिए, अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। और इनसे जो ऑफ द रिकॉर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई, जो इन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चल के, भले कर्पूरी जी आज के समय में कोई बन पाए या न बन पाए, लेकिन एक चीज की प्रतिबद्धता इन्होंने जताई कि कहीं भी पीड़ितों के साथ अन्याय होता है, उन नेताओं में जो सबसे पहले पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं, उनके पक्ष की बात करते हैं, उनके न्याय की बात करते हैं, उन नेताओं में प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी का नाम सबसे आगे होना चाहिए। और यह बहुत बड़ी बात है इस दौर में जहां राजनीति सत्ता, पैसे, कमाई और भ्रष्टाचार का माध्यम भर रह गया है। ऐसे में प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जैसे मुखर नेता का होना बिहार की राजनीति के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बिहार की राजनीति का भविष्य उतना अंधकारमय नहीं दिखता जितना मीडिया के माध्यम से बिहार के बारे में, बिहार के बाहर फैलाई जाती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कीमती वक्त अपना दिया। सर को सदन जाना है, विधानसभा जाना है, हमने सर को रिक्वेस्ट किया और आप सब के लिए स्पष्ट किया। बिहार के बहुत सारे अति पिछड़े समाज के लोग चिंतित हैं कि सर की सदस्यता खारिज किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अभी 87-88 ईयर्स ओल्ड एक व्यक्ति आए थे जो सर से उम्र में बहुत बड़े हैं, करीब 30 साल बड़े हैं। वो भी बहुत चिंतित होकर आए थे ठीक इसी इंटरव्यू के पहले, और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, सर को बधाई दी और चिंता जाहिर की कि समाजवादी राजनीति में लोकतंत्रीकरण एक बड़ी उपलब्धि होती है। राजद अपने इस लोकतंत्रीकरण का बहाली अपनी पार्टी में नहीं कर रही है, जिसका नतीजा है कि हक की बात करने पर प्रोफेसर रामबली सर को एमएलसी से बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया गया। मैं फिर ऐसे तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए, और जो भी संघर्षशील हैं, समाज को अच्छा बनाने के लिए संघर्षशील हैं, ऐसे शो एपिसोड लाता रहूंगा। तब तक आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर से जुड़े रहिए और मेरा शो जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ को देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।